Once again, my dear students, according to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने युगपत समीकरण को हल करने के लिए क्रैमर का नियम पढ़ा था। क्रैमर के नियम से किस तरह से युगपत समीकरण को हल किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 कर रहे थे और इसका हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में दिया है प्रश्न नंबर 2, लेकिन ये बाय मिस्टेक दिया है, तो ये प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 का हम लोगों ने 2 उप प्रश्न कर लिया था। कौन से नियम से कर लिया था? क्रैमर के नियम द्वारा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी आइए हम इस लेक्चर में 2-3 सम और करते हैं, जिससे कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या आ रही हो, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये आपका तीसरा उप प्रश्न है तीसरे प्रश्न का, लेकिन टेक्स्ट बुक में प्रश्न नंबर 2 का लिखा है, लेकिन वो प्रश्न नंबर 3 है। तो ये प्रश्न नंबर 3, इसका तीसरा प्रश्न आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? x + 2y = -1, 2x - 3y = 12। 2 युगपत समीकरण दिए हुए हैं, इसको हम लोग वही विधि का उपयोग करेंगे। कौन से विधि का? क्रैमर का नियम। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। तो ये हो गया x + 2y बराबर कितना? -1। इसको मान लिया समीकरण 1। और ये जो दूसरा दिया है 2x - 3y बराबर कितना है? 12 है। इसको मान लिया समीकरण 2। अच्छा, जब भी हम क्रैमर का नियम लगाएंगे, क्रैमर के नियम से जब भी हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो समीकरण है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मानक स्वरूप में होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? जो चरांक हैं वो किधर? बाईं ओर, अचरांक किधर? दाहिनी ओर होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है ये पहले से समीकरण के मानक स्वरूप में दिया हुआ है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको हमने समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिया। तो आइए समीकरण 1-2 मानने के बाद क्या करते हैं हम लोग? क्या निकालते हैं? d का मान निकालते हैं। और d क्या है? d तो डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट मींस क्या होता है? निश्चयक होता है। तो निश्चयक कैसे हम लोग लिखते हैं? 2 ऊर्ध्वाधर रेखाखंडों के बीच। अब समीकरण देख के d हम लोग कैसे लिखेंगे? पहली पंक्ति ये मालूम है आपको, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ होता है, दूसरा स्तंभ होता है। तो पहली पंक्ति में, पंक्ति मतलब रो एंड कॉलम, तो पहली पंक्ति को रो बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। तो चलिए पहली पंक्ति कहां से लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चरांकों का गुणांक, चरांक क्या है? x y। यहां पर x का गुणांक क्या है? 1। और 1 जब गुणांक में रहेगा तो 1 लिखा नहीं जाता है। तो यहां पर x y का गुणांक हो गया 1, y का गुणांक क्या है? 2। अब जब हम लोग दूसरी पंक्ति में आएंगे तो समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 में चरांकों का गुणांक, x y चरांक है, x का गुणांक कितना? 2 है, y का गुणांक आप देख रहे हैं 3 है। गलती यही होती है, 3 नहीं है बल्कि क्या है? -3 है। तो चलिए अब हमको निश्चय कैसे हल किया जाता है ये हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो d बराबर पहले इस पोजीशन पर जो संख्याएं रहेंगी उसका हम लोग गुणा करते हैं। इस पोजीशन पर मतलब इस पोजीशन पर। आपको यहाँ पेन से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो कैसे गुणा करेंगे? 1 × -3, फिर माइनस जानते हैं सूत्र में आता है, फिर इन संख्याओं का गुणनफल 2 × 2। अब इसको सरल कर लेते हैं। d बराबर आ गया, ये माइनस है और ये प्लस है, गुणा कर रहे हैं तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। 3 1 के कितना हो जाएगा? 3। ये तो माइनस है ही है, 2 दूनी कितना हो गया? 4।
तो अब बताइए डी बराबर क्या होगा। दोनों संख्याओं का जब एक ही चिन्ह रहता है, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस मत करना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। यहां इंटू है क्या, गुणा कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। जब दोनों संख्याओं का समान चिन्ह हो तो वही चिन्ह लगाएंगे और संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना हो गया, 7। ये किसका मान निकल गया, ये तो मान निकल गया डी का। अब मालूम है आपको जब हमारा डी निकल गया होता है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं डी ऑफ एक्स। क्या निकालते हैं, डी ऑफ एक्स। डी इस सफिक्स में थोड़ा नीचे लिखना है एक्स। जब डी ऑफ एक्स आप निकालोगे तो आपको मालूम है यक्स का गुणांक नहीं लिखते हैं। यक्स का गुणांक कहां लिखा गया है, ये देखो पहले स्तंभ में है, ये पहले स्तंभ में है, यक्स का गुणांक है। यक्स का गुणांक वहां लिखना नहीं है तो लिखेंगे क्या, अचरांक पद लिखेंगे। अचरांक पद क्या है, -1 और 12। तो यहां पर लिख दिया -1, यहां हो गया 12। और फिर y का गुणांक तो उसमें लिखेंगे, तो 2 - 3, 2 - 3। आइए इसको हम लोग हल करते हैं, डी ऑफ एक्स निकालते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, -1 इंटू -3। अब ए माइनस जो है सूत्र का माइनस है, 12 गुणे 2, 12 गुणे 2। तो आइए इसको देखते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस पहले लिखने की जरूरत नहीं है, 3 1 के कितना हो गया, 3। ये माइनस 12 दूनी कितना हो गया, 24। तो अब बताइए कितना आएगा, 3 में से किसको घटाना है, 24 को। तो घटेगा नहीं, नहीं घटेगा, पहले माइनस लगा दो। 24 में से 3 घटा दो, कितना आएगा, 21। तो ये किसका मान निकल गया, डी ऑफ एक्स का मान निकल गया। कितना निकल गया, -21। तो डी ऑफ एक्स के बाद क्या निकालते हैं, डी ऑफ वाई निकालते हैं। तो आइए डी ऑफ वाई निकालते हैं, डी ऑफ वाई। चलिए डी ऑफ वाई में याद होगा तो हम इसमें y का गुणांक नहीं लिखते, और y का गुणांक तो यहां d में देखो ये वाला है, यही ना। दूसरे स्तंभ में, स्तंभ कॉलम, दूसरे कॉलम में, दूसरे स्तंभ में क्या लिखा जाता है, y का गुणांक। तो y का गुणांक तो लिखना नहीं है, तो y का गुणांक नहीं लिखना है तो वहां पर अचरांक पद लिखेंगे, -1 और 12। इसमें यक्स का गुणांक लिखेंगे तो यक्स का गुणांक क्या है, 1 2 है। चाहे यहां से देख लो यक्स का गुणांक 1 2, तो यहां यक्स का गुणांक हो गया 1 2। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1 का गुणा 12 से, -2 गुणे कितना, -1। तो चलिए 12 के कितना हो गया, 12। अब आप देख रहे हैं माइनस इंटू माइनस यहां प्लस हो गया, 2 1 के कितना हुआ, 2 हो गया। 12 और 2 जोड़ेंगे 24। तो यहां पर किसका मान मिल गया हमको, dy का मान। dy का मान कितना मिल गया, 14 मिल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने d का मान निकाल लिया और किसका मान निकाल लिया, d ऑफ x का मान निकाल लिया, और किसका मान निकाल लिए, d ऑफ y का मान निकाल लिए। जब इतना मान हमको मिल गया, d मिल गया, d ऑफ x मिल गया, d ऑफ y मिल गया, तो अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्रैमर के नियम द्वारा। क्रैमर के नियम द्वारा लिखो या से लिख दो। क्रैमर के नियम से x का मान कैसे निकालते हैं, dx अपान d। ये सूत्र अच्छे से याद रखना। यहां गलती कर देते हैं, d अपान dx लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो सही क्या है, dx अपान d है। तथा y कैसे निकालोगे, y बराबर क्या, d ऑफ y बटे क्या हो जाएगा, d। तो आइए मान रखते हैं x बराबर d ऑफ x। तो यहां देख रहे हैं d ऑफ x कितना है, -21 है। तो यहां पर लिख दिया -21 बटे क्या है, d। तो d का मान यहां पर देखो -7 है, तो d का मान रखेंगे -7। तो क्या माइनस माइनस से कट गया, हाँ कट गया। 7 1 के 7, 7 3 के 21। तो x बराबर कितना, 3 मिल गया। अच्छा इधर भी हम लोग जरा हल कर लेते हैं, y बराबर d ऑफ y। d ऑफ y का मान यही है, कितना है, 14। d ऑफ y का मान 14 और d का मान कितना है, -7। यहां से मान रख दिया। तो अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस को माइनस से भाग देंगे तो हमेशा वही माइनस आएगा।
जैसे प्लस इंटू माइनस माइनस आता है, तो ऐसे प्लस का भाग माइनस से दिया तो माइनस, प्लस में किसका भाग माइनस का, क्या आएगा माइनस, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं माइनस ऊपर प्लस नीचे तो भी माइनस ही आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन का गुणा करने पर जो चिन्ह आता है वही चिन्ह भाग देने पर आता है। तो यहां पर 7 दूनी 14 -2 आ गया, y का मान हो गया -2। अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं, आंसर x बराबर 3 y बराबर क्या -2, या आंसर हमने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हैं x y, ऐसे कोष्टक में लिख दिया तो बराबर करके x पहले है तो x का मान पहले कितना 3, y बाद में है, y का मान -2। तो आंसर चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन को लिख लीजिए। तो आइए अब देखते हैं चौथा उप प्रश्न। चौथा उप प्रश्न ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करना। मैं कौन सा बताने जा रहा हूं, पांचवा उप प्रश्न। तो आप देख सकते हैं अब पांचवा उप प्रश्न आपका यहां स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या, पांचवा उप प्रश्न। तो पांचवा उप प्रश्न क्या दिया है, पांचवा उप प्रश्न दिया है 4m प्लस 6n बराबर 54, 3m प्लस 2n बराबर 28। तो आइए समीकरण 1 और 2 बनाते हैं। तो पहला 4m धन 6n बराबर 54, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण किसको मान लिया, 3m प्लस 2n बराबर 28, ये हो गया समीकरण 2। तो फिर अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे d मालूम है कैसे निकालते हैं, दो ऊर्ध्वाधर रेखाखंड खींचेंगे, इसके बीच में पहली पंक्ति में संख्या दूसरी पंक्ति में संख्या। तो पहले समीकरण में देखो चरांक, इसमें चरांक देखो अलग है, यम और यन है। इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे उसमें x और y था, चरांक का अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं। तो यहाँ यम का गुणांक क्या है 4, यन का गुणांक क्या है 6। पहले समीकरण से चरांकों का गुणांक पहली पंक्ति में लिखेंगे, दूसरे समीकरण से चरांकों का गुणांक दूसरी पंक्ति में लिखेंगे, 3 और 2। आइए इसको हल कर लेते हैं। d बराबर ये दोनों का गुणा 4 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 6, तो d बराबर 4 दूनी 8 माइनस 3 छक 18। तो d बराबर 8 माइनस 18, 8 में से 18 घटेगा नहीं घटेगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिखो, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, 18 में से 8 निकाल दो, कितना 10। तो d का मान कितना आ गया -10। अच्छा इसके बाद क्या निकालोगे, इसके बाद हम लोग निकालते हैं d ऑफ x, यक्स नहीं, क्या यहां पर यम और यन है तो यहां पर लिखेंगे d ऑफ यम। आया क्या, गलती क्या होती है, यहां पर चरांक क्या है यम और यन है, तो जहां हम dx और dy निकालते थे अब क्या निकालेंगे d ऑफ यम और d ऑफ यन निकालेंगे। तो चलिए d ऑफ यम कैसे निकालेंगे, एकदम सेम वैसे रूल है जैसे हम लोग x का निकालते थे। तो इसमें हम लोग जब d ऑफ x निकालते थे तो x का गुणांक नहीं लिखते थे। अच्छा ऐसे याद कर लो, अगर कुछ कंफ्यूजन होता है कि किसका गुणांक लिखना है किसका गुणांक नहीं लिखना है, तो d को ऐसे याद कर लो, d मतलब डिलीट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ यम, इतने से आपको याद रहेगा। डिलीट मतलब मिटाना, रब कर देना, नहीं लेना। तो डिलीट मतलब डिलीट ऑफ यम का गुणांक डिलीट कर दो, तो यम का गुणांक डिलीट कर दिया तो बचा किसका गुणांक, यन का गुणांक। और आपको मालूम है यन का गुणांक यहाँ दूसरे स्तंभ में लिखा है, दूसरा स्तंभ 6 2 है, यहां लिख देंगे 6 2। यहां क्या नहीं लिखना है, डिलीट ऑफ यम का गुणांक डिलीट कर दिया, तो यम का गुणांक ये जब हमने डिलीट किया तो इसकी जगह पर 54 और 28 आ गया, अचरांक पर 54 और 28। आइए इसको सरल करते हैं, मान निकालते हैं। d ऑफ यम 54 गुणे 2, ये मालूम ना, इन्हीं संख्याओं का पहले गुणा करेंगे, 54 गुणे 2 माइनस 28 गुणे 6। तो 54 गुणे 2 गुणा कर लो, 2 चौक कितना 8,
2 पंचे 10 मतलब कितना आया 108 माइनस 28 गुणे 6 6 अठे कितना 48 4 हाथ से लग गया 6 दूनी 12 12 4 कितना 16 तो डी ऑफ यम बराबर 108 में से 168 घटेगा नहीं घटेगा, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या है तो इसका चिन्ह लगा दो माइनस 168 में से 108 घटा दो तो कितना आ जाएगा 60 तो डी ऑफ एम कितना मिल गया -60 मिल गया। तो आइए सेकंड क्या निकालेंगे डी ऑफ एन, जैसे डी ऑफ एक्स निकालते थे निकल गया, डी ऑफ वाई निकालते थे, अब क्या निकालेंगे डी ऑफ एम निकल गया, क्या निकालेंगे डी ऑफ एन, एकदम वही मेथड। इसमें किसको डिलीट करना है एन का गुणांक डिलीट, डी मतलब डिलीट, डिलीट एक्चुअली डिलीट नहीं मतलब है डिटरमिनेंट है उसका मीनिंग, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं किस तरह से आप याद रखोगे। डिलीट ऑफ एन, एन का गुणांक डिलीट कर दो और आप देख रहे हो एन का गुणांक तो यहां लिखा है, यहां मतलब कहां दूसरे स्तंभ में, तो इसको जब हमने डिलीट किया दूसरा स्तंभ ये डिलीट हो गया तो इसकी जगह पे क्या आ गया अचरांक आ गया। अचरांक क्या है 54 और 28 है, लेकिन यम का गुणांक तो लिखना है। यम का गुणांक क्या है 4 3, यहां से चाहे चेक कर लो यम का गुणांक क्या है 4 3, तो यहां क्या लिख देंगे 4 3। तो आइए इसको सरल करते हैं, 4 गुणे कितना 28 माइनस 3 गुणे क्या 54। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो डी ऑफ एन बराबर 4 गुणे 28 4 8 कितना हो गया 32, हासिल कितना लगा 3, 4 दूनी 8 3 कितना होता है 11 माइनस इसका गुणा करते हैं 3 गुणे 54, 3 चौक कितना 12, 3 चौक 12, एक हासिल लगा है 3 पचे 15 1 16 162 हो गया। तो डी एन बराबर 112 माइनस 162 घटेगा नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो ये बड़ी संख्या इसके लिए नहीं घट रही है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया क्या माइनस 162 में से क्या घटा दिया 112, तो यहां पर 0 यहां पर 5 तो कितना आ गया -50, किसका मान आ गया डीएन का मान मिल गया। तो चलिए देखते हैं किसका किसका मान मिला। डी का मान मिला कितना मिला -10, डी ऑफ एम मिला कितना मिला -60, डी ऑफ एन मिला कितना मिला -50 मिल गया। तो अब आगे का स्टेप आपको याद होगा क्या लिखना है क्रैमर के नियम द्वारा। तो चलिए क्रैमर के नियम द्वारा, क्रैमर के नियम से लिख दो या फिर द्वारा लिख दो। तो यक्स देखो मुझे भी ऐसे मेरी भी आदत पड़ गई एक्स वाई लिखने की। फिलहाल यहां पर चरांक क्या है यम है तो यम लिखेंगे, डी ऑफ यम बटे क्या डी, बस अंतर है वहां एक्स वाई था यहाँ यम एन है तो यम बराबर डी ऑफ यम बटे डी। ऐसे ही यन निकालेंगे तो डी ऑफ यन बटे क्या हो जाएगा डी। तो आइए मान रखते हैं यम बराबर डी ऑफ यम बताओ, डी ऑफ एम तो -60 है तो -60 बटे डी बटे क्या डी, और डी का मान क्या है -10 तो यहां पर क्या रख दूं -10 तो माइनस माइनस कटेगा 10 6 60 6 आ गया। यम का मान कितना मिला 6। आइए इधर हल करते हैं, इधर मतलब यन का मान डी ऑफ एन यही लिखा है कितना लिखा है -50, डी का मान यहां लिखा है कितना -10 तो यहां पर रख देते हैं -10 तो माइनस माइनस कट गया 10 पंचे कितना 50 तो यन का मान कितना आ गया 5। तो आंसर यम बराबर हो गया 6, यन बराबर हो गया 5। और कई बार मैंने बताया है कि आप उत्तर की जांच किस तरह से करोगे, वही यम एन का मान इसमें रख दो समीकरण में। अगर समीकरण संतुष्ट हो गया, संतुष्ट का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है, राइट है, सही है।
तो चलिए, अच्छा मैं आपको रख के दिखा रहा हूं। 4m, 4m मतलब 4 गुणे m। यहां आप देखो 4 गुणे m का मान कितना 6 प्लस क्या है 6 गुणे n, 6 गुणे n कितना है 5। चलिए दाया पक्ष नहीं लिखा है, दाया पक्ष आ जाना चाहिए। 4 छंग 24, 6 पंचे 30, 30 और 24 जोड़ दिया 54 आया। देखो दाया पक्ष आ गया, अर्थात हमारा आंसर क्या है सही है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं छठवां उपप्रश्न। छठवां उपप्रश्न इस प्रश्न संग्रह का आखिरी सवाल है, आखिरी प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। तो यहां आप देखिए आपका प्रश्न दिख रहा है। तो प्रश्न क्या है आपका 2x + 3y = 2। ये तो समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। 2x + 3y = 2, इसको क्या मान लिया समीकरण 1 मान लिया। लेकिन ये जो दूसरा समीकरण दिया है x - y/2 = 1/2, जहां भिन्न दिखा वहां थोड़ा सा टेंशन हो गया। तो टेंशन मत करिए, मैं इसको ये जो बटे में लिखा है 2, बटे में है ना, बटे मतलब किसमें हर में। इस हर में जो 2 है आप किस तरह से इसको हटा सकते हो। तो ये समीकरण ये है x - y/2 = 1/2। क्या करूं इस समीकरण में 2 से गुणा कर दूं। इस समीकरण में 2 से क्या करने पर गुणा करने पर। अच्छा अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको ऐसे भी करने आना चाहिए और आप कर सकते हैं। फिलहाल चलिए इस 2 को हटा देते हैं। 2 को कैसे हटा रहा हूं 2 से गुणा करके। तो 2 से गुणा करेंगे तो पहला पद क्या है x है, इसमें 2 से गुणा किया तो 2 गुणे x - y/2 है, इसको 2 से गुणा किया 1/2, इसको 2 से किसमें गुणा करने पर समीकरण में, किसमें इस समीकरण में। यह समीकरण यहां से लेकर यहां तक चलिए गुणा कर दिया 2x - ये देखो 2 कट गया y बराबर इधर 2 कट गया, क्या बचा 1। अब इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। हमारा ये पहला समीकरण यहां है, दूसरा समीकरण यहां है। अब दोनों समीकरण बन गया तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं d निकालते हैं। तो आइए d हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं d कैसे लिखोगे समीकरण 1 से चरांकों का गुणांक, समीकरण 1 से चरांकों का गुणांक 2 और 3 है तो यहाँ 2 यहाँ 3। समीकरण 2 से चरांकों का गुणांक, ये देखो x का गुणांक 2, y का गुणांक, अरे y का गुणांक तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो d का मान 2 गुणे -1, 2 गुणे -1, ये माइनस 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब कितना आ गया 2 गुणे -1 करेंगे -2, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 1 के 2, माइनस 3 दूनी कितना 6, -2 -6, बताओ -2 -6। जब दोनों संख्याओं का 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी संख्याएं अगर समान चिन्ह है मतलब एक ही चिन्ह है तो वही चिन्ह लिखेंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे। 6 और 2 कितना हो गया 8। तो चलिए हमको मिल गया d का मान मिल गया। अब जब d का मान मिल गया तो किसका मान आप निकालोगे d ऑफ x का। तो चलिए d ऑफ x का मान निकाल लेते हैं। d ऑफ x डिलीट ऑफ x का गुणांक डिलीट कर दो। x का गुणांक मतलब यही, ये देख रहे हो ना, यही है x का गुणांक। इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है तो क्या लिखना है अचरांक पद 2 का, समीकरण 1 में अचरांक पद 2 है, समीकरण 2 का अचरांक पद 1 है तो यहां पर आ गया 2 1। x का गुणांक डिलीट करना है y का नहीं, तो y ऐसे लिखेंगे 3 -1, 3 -1। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। 2 गुणे कितना -1 -3 गुणे 1, तो ये कितना हो गया, ये प्लस है
गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस, 2 1 के 2, यहाँ 3 1 के 3 माइनस 3। अब बताओ dx कितना आ गया, दोनों संख्याओं का सेम साइन है, समान चिन्ह है, तो वही चिन्ह लिखेंगे, 2 और 3 जोड़ देंगे, d ऑफ x कितना आ गया -5। इसके बाद क्या निकालोगे, d ऑफ y निकालेंगे, d ऑफ y निकालेंगे मतलब y का गुणांक डिलीट कर देंगे। किसका गुणांक, y का, तो y का गुणांक तो ये है, यही ना, 3 - 1, ये देखो 3 - 1 y का गुणांक, मतलब इस स्तंभ को हमने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया तो अचरांक आ गया क्या 2 1, कहां पे, जहां y का गुणांक लिखा था वहां। फिर x का गुणांक तो यही रहेगा 2 2। चलो x का गुणांक हो गया, आइए इसको सरल करते हैं, 2 गुणे 1 माइनस है 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 2 1 के 2 माइनस 2 दूनी कितना 4, तो d ऑफ y बराबर 2 - 4। 2 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो ये बड़ी संख्या है, तो इसका चिन्ह इसमें से इसको घटा दो, d ऑफ y मिल गया कितना -2। तो सारी चीजें मिल चुकी है, d मिल गया है -8, d ऑफ x मिल गया है -5, d ऑफ y मिल गया है -2। अब इसके बाद आपको मालूम है क्या लिखते हैं, क्रैमर के नियम से, किसके नियम से, क्रैमर के नियम से। चलिए क्रैमर का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि x बराबर dx अपान d होता है, y बराबर होता है d ऑफ y अपान d होता है। तो चलिए सबका मान रख देते हैं, x बराबर dx, देखते हैं dx कितना है -5 बटे क्या है d है, और d का मान कितना है -8 है, तो यहां पर हो गया -8, तो ये माइनस माइनस कटेगा, x बराबर 5 बटे 8 आ गया, 5 और 8 इसका कोई सामान्य गुणनखंड नहीं है, मतलब ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट सकते, तो x का यही मान हो गया। तो आइए इधर हम लोग देखते हैं, तथा y बराबर d ऑफ y कितना आपने निकाला -2, यहां रख देंगे -2 बटे d है, d का मान कितना -8, तो यहां रख दिया -8, इसमें माइनस माइनस कट गया, 2 1 के 2 2 चौक 8। अब बताइए y का मान कितना, y का मान 4, y का मान 4 नहीं, 4 गलत है, 4 तो हर में है, ऊपर 1 है, 1 बटे 4। अगर ऐसा कट रहा है कहीं, अगर ऐसे होता 8 बटे 2 होता, 2 1 के 2 2 चौक 8, 4 बटे 1, 4 बटे 1 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, लेकिन बटे में 4 है, अंश में 1 है, तो इसको y का मान 1 बटे 4 होगा, सिर्फ 4 नहीं। तो लास्ट में आंसर लिख दे रहे हैं, x बराबर 5 बटे 8, y बराबर 1 बटे 4। तो एक बार देख लीजिए, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सलूशन को लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है। क्या लिखा है, 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण में रूपांतर करने योग्य समीकरण, मतलब समीकरण हमको दिया रहेगा, उसको हम रेखीय समीकरण में रूपांतरित करेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के लिए, इस प्रश्न संग्रह के लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है, कोई अलग से सूत्र नहीं है, बस थोड़ा सा मान को हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, माना यह मान बराबर इसके, सिर्फ प्रतिस्थापन इसमें समझना है, बाकी वही रूल है, वही नियम है, वही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संग्रह 1.4, प्रश्न संग्रह 1.4 का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न दिख रहा है। पहला प्रश्न क्या लिखा है, 2 बटे x माइनस 3 बटे y बराबर 15,
दूसरा समीकरण दिया है 8/x प्लस 5/y बराबर दिया है 77। तो ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इसको क्या करना है अपने को, लिखा है दो चरांकों वाले समीकरण को रेखी समीकरण में रूपांतर करने योग्य समीकरण। मतलब ये समीकरण ऐसे हैं जो रेखीय नहीं है, इसको रेखी समीकरण में परिवर्तित करके तब हम लोग हल करेंगे। अच्छा मैं आपको, अच्छा देखने में तो लगेगा, देखने में क्या लग रहा है, रेखी समीकरण लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है, रेखी समीकरण। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यह रेखी समीकरण नहीं है, इसको हम रेखी समीकरण में रूपांतरित मतलब बदल सकते हैं, रेखी समीकरण में बदल करके हम लोग हल करेंगे। फिलहाल ये जो दिया है ना, ये रेखी समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है, ये देखिए 2/x, एक मैं आपको दिखा रहा हूं, 2/x बटे माइनस कितना है 3/y बराबर क्या लिखा है 15 लिखा है। तो चलिए इसको जरा हम लोग सरल कर लेते हैं। ये देखिए ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, इस भिन्न में से इस भिन्न को माइनस किया है, बराबर ना। और भिन्नों को माइनस कैसे करते हैं, बिना हर बराबर किए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो फिर क्या करोगे, हर को बराबर करेंगे, कैसे, चाहे तो लसा भी ले लो, चाहे तो तिर्यक गुणा कर लो। फिलहाल हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं, y का गुणा 2 से 2y माइनस x का गुणा 3 से 3x बटे ये दोनों का गुणा हो जाएगा xy बराबर कितना है 15 है। तो चलिए इधर देखो पूरा बटे में क्या है xy, तो इस ये जो पूरा बटे में xy है ना, अब हम इसको इधर ले जा सकते हैं। तो 2y माइनस 3x बराबर 15xy। अब इसको ही ध्यान से देखना है, इसको ही बहुत ध्यान से देखना है, यही हमको बताएगा कि यह रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण का मतलब समझते हैं, चर का घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात कितना, घातांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहां तो घात 1 दिख रहा है, यहां घात 1 दिख रहा है, लेकिन यह जो पद है, एक घात इसकी एक घात इसकी, ये दोनों मिला के इसका घात हो गया 2। घात कितना हो गया 2 हो गया। बहुपद लेसन में, बहुपद वाले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है कि घात क्या होता है, किसी भी व्यंजक का, किसी बहुपद का घात क्या होता है। तो इसमें देखो दो चर है, दोनों गुणे में है, तो इसका घात जुड़ करके बताएंगे कि इस वाले पद का घात 2 है। जब घात 2 हो गया तो रेखीय समीकरण होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये रेखीय समीकरण नहीं है। हमको क्या करना है, इसी समीकरण को रेखीय समीकरण में परिवर्तित करना है, उसके बाद हल करना है। तो आइए परिवर्तित करने का नियम देखते हैं, कैसे हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो पहला समीकरण लिखा है 2/x, क्या इसको ऐसे लिख दूं, 2 गुणे 1/x ऐसे लिख दूं, 2 गुणे 1/x। बात तो यही हुई ना, अरे दोनों भिन्न हो गया, 2 मतलब क्या 2/1, तो 2 1 के 2, x का गुणा 1 से x मतलब 2/x। 2/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3/y, तो इसको ऐसे लिख दूं, 3 गुणे क्या 1/y बराबर क्या लिखा है 15। तो चलिए ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से ये जो दूसरा दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 1/x माइनस प्लस है 5/y, इसको क्या लिख दूं 5 गुणे 1/y बराबर क्या है 77 है। तो मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। अच्छा अभी यहाँ जो हमने समझाया, आपने देखा कि यहाँ नीचे xy आ गया था, जो कि बाद में इधर गया xy, तो इसने घात कितना दे दिया था 2। इसकी वजह से जो नीचे था ना, इसकी वजह से उसका घात कितना हो गया था 2। इसके लिए वो रेखीय समीकरण नहीं था। उसी चीज को हम लोग परिवर्तित करेंगे। लिखा है दो चरांकों वाले समीकरण को रेखीय समीकरण में रूपांतर मतलब बदल करके, रेखीय समीकरण में पहले बदलो उसके बाद हल करो। तो आइए इसमें अब बदलते क्या है, यही ध्यान देना है।
तो माना 1/x बराबर यम। ये जो 1/x है, बटे में था तभी तो प्रॉब्लम हो गया। अब हम 1/x को दूसरा चरांक ले रहे हैं, दूसरा चरांक यम ले लिया, तथा दूसरा और क्या है 1/y, इसको क्या ले लिया यन रखने पर माना 1/x बराबर क्या रखेंगे यम रखेंगे, तथा 1/y बराबर क्या रखेंगे यन रखने पर। तो समीकरण और 1 2, ये जो समीकरण 1 और 2 किस तरह से बदलेंगे जरा ध्यान से देखना। 1/x लिखा है ना, और 1/x की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं यम, तो 2m हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3n बराबर कितना 15। ये मान लिया समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है ये भी बदल गया, 8m प्लस 5 1/y को क्या लिखेंगे यन बराबर क्या 77। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। हल करना है, कोई उसने विधि नहीं दिया है कि आप इस विधि से हल करो, तो हम लोग किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। जो विधि हमको अच्छी लगेगी, जो विधि सुटेबल पड़ेगी, वही एक विधि से हम लोग हल कर लेंगे। आपकी मर्जी, क्रैमर रूल से हल कर लो, ग्राफ का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए उसमें ग्राफ का झंझट रहता है, ग्राफ बनाना पड़ता है, तो चाहे गुणांकों को बराबर कर लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने एक बात बताया था, ज्यादा कोशिश करो कि गुणांकों को बराबर करके हल किया करो। तो यहां पर देखिए यम का गुणांक 8 है, यम का गुणांक 2 है। अगर यहाँ 8 होता तो बराबर हो जाता, इसका मतलब यहाँ 8 बन सकता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो समीकरण 1 को ये 3, अब हम लोग 3 और 4 को हल कर रहे हैं, यही 1 2 को हमने परिवर्तित कर लिया है। तो समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे 4 से, 4 से गुणा करेंगे तो यम का गुणांक बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 को किससे 4 से क्या करने पर गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करते हैं। समीकरण 3 मतलब ये वाला समीकरण 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 दूनी 8m माइनस 4 तिहाई 12n बराबर किससे गुणा करें 4 से, 4 से गुणा 15 का करेंगे, 15 चौको कितना हो गया 60, तो ये 60 हो गया। एक नया समीकरण बन गया 5। तो अब इस समीकरण नंबर 4 देखो और 5 देखो, यम का गुणांक बराबर हो गया, यम का गुणांक बराबर हो गया। तो अब आइए घटा देते हैं, 4 में से 5 हम लोग घटा देते हैं। समीकरण 4 में से 5 को घटाने पर, समीकरण 4 में से किसको घटाने पर, समीकरण 5 को क्या करने पर, घटाने पर। क्या लिखा सेंटेंस, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर, तो 4 को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे 5 को। तो समीकरण 4 क्या है 8m प्लस 5n, 8m प्लस 5n बराबर कितना लिखा है 77 लिखा है, बराबर 77। ये समीकरण नंबर 4 है। और समीकरण 5 क्या है 8m माइनस 12n, 8m माइनस 12n बराबर कितना लिखा है 60 लिखा है 60। तो ये समीकरण है 5। एक चीज अच्छी तरह से जानते हो, जब हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया। ये पहले क्या था यहाँ माइनस, अभी क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो माइनस। आइए माइनस करते हैं, तो 8m माइनस 8m बराबर है 0 आ जाएगा, मतलब कट गया। 5n अभी ये प्लस हो गया, तो 12 और 5 कितना 17n, 17n। 77 में से 60 घटा दिया तो कितना 17, तो n बराबर 17 बटे, ये इधर गुणा है ना, इधर आएगा बटे, हो गया 17। तो चलिए 17 के कितना 17, n बराबर कितना मिल गया 1, n का मान मिल गया 1। बाकी क्या है m का मान निकालना। तो चलिए n का मान अब
n बराबर 1, यह मान किसमें रखने पर, समीकरण, देखते हैं कौन सा समीकरण छोटा लग रहा है उसी में हम लोग रखेंगे। तो समीकरण ए आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये 5 है, तो समीकरण चलो इसमें 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, तो आइए रखते हैं समीकरण 3 क्या है, 2m माइनस 3n, 2m माइनस 3n का मान देखो यहां पर आ गया, 2m माइनस 3n बराबर कितना, 15, बराबर हो गया 15। तो 2m, ये 3 एक के कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 बराबर कितना, 15। तो 2m बराबर 15, ये माइनस 3 इधर कर दिया तो क्या हुआ, +3 हो गया। अच्छा मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा जगह का इधर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसके आगे वहां पर लिखूंगा और इस कलर से लिख रहा हूं। तो 2m बराबर 15 धन 3, 15 धन 3 मतलब 18, तो 2m बराबर 18, तो m बराबर बताओ, ये 18, 2 इधर गया बटे 2 हो गया, 2 1 के 2 9, 9 बटे 1, 9 बटे 1 और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए m और n का मान हमको मिल गया, लेकिन एक्चुअली m और n तो निकालना नहीं था। m और n क्यों निकालोगे, सवाल में, प्रश्न में तो चरांक x और y है ना, चरांक क्या है, x और y है, तो मान भी x और y का चाहिए, m n से मतलब नहीं है। ये तो हमने अपनी सरलता के लिए, सवाल को हल करने के लिए ये मान हमने प्रतिस्थापित किया था, तो पुनः हम लोग m और n का मान वापस रखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इतना देख लीजिए, इतना सवाल, इतना हल जो है आप लिख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ इसको रख करके आगे इसको बढ़ाएंगे। तो आइए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यम का मान कितना मिला, यम बराबर कितना मिल गया आपको, 9, यम बराबर 9 तथा यन बराबर कितना मिला है, 1। अब यम तो आपने माना है ना, यम किसकी जगह पे माना है, 1/x की जगह हमने यम लिया है, 1/y की जगह पर क्या लिया है, यन लिया है। तो यहां पर लिखेंगे वो यम तथा यन का मान, यम तथा यन का मान पुनः प्रतिस्थापित करने पर लिख लेंगे ना सेंटेंस, यम तथा यन का मान पुनः प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए पुनः मान प्रतिस्थापित करते हैं। यम की जगह पर क्या लिख दूं, 1/x बराबर कितना, 9, बराबर कितना 9, तथा यन की जगह क्या लिख दूं, 1/y बराबर कितना, 1। अब यहां से भी आप अलग अलग विधि से इसको हल कर सकते हैं। अलग अलग विधि बताऊं तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बटे में x है, x इधर ले जाओ तो इधर कितना बचेगा, 1 बराबर कितना 9x हो गया, अरे x इधर गया गुणा हो गया। अब यहां से x निकालो, 9 को इधर लाओ तो 1/9 हो गया, तो x का मान 1/9। अच्छा इधर ये y को इधर कर लिया, 1 बराबर y इधर हो गया, 1 गुणे क्या, y गुणे 1 मतलब y का मान कितना, 1 तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा दूसरा भी मेथड बता दूं आप कैसे कर सकते हो, यहां पर क्या, यहां से 1/x बराबर 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 9/1। विपर्य स्थानानुपात पढ़ा है 9वीं में, कौन सा, विपर्य स्थानानुपात क्या होता है। अनुपात वाले लेसन में, अनुपात और समानुपात वाले लेसन में हमने विपर्य स्थानानुपात पढ़ा है, कैसे हम लोग निकालते हैं, अंश और हर को बदल देते हैं, x/1 हो जाएगा, इधर 1/9 हो जाएगा, तो x/1
बटे में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। x बराबर 1/9, एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको कैसे 1/y बराबर 1 मतलब क्या 1/1। अब यहां भी वही विपर्य स्थानानुपात से y/1, ये तो 1 ही है, 1/1 ही आएगा हमेशा। तो y बराबर कितना, y बराबर 1। तो आप चाहे ऐसे करो या फिर ऐसे करिए, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसमें करिए। तो ये कौन सा सवाल हम लोग कर रहे थे, प्रश्न संग्रह 1.4 का ये था पहला सवाल। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो लंबी हो रही है तो हम लोग बाकी के इस प्रश्न संग्रह के बाकी के सवाल जो है अगले लेक्चर में करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। धन्यवाद।